दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम मोशन ग्राफिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ये हमारा मोशन ग्राफिक्स का कोर्स चल रहा है। आज मोशन ग्राफिक्स का दूसरा लेक्चर है और पहले लेक्चर के अंदर हमने सीखा था कि मोशन ग्राफिक्स होते क्या हैं और मोशन ग्राफिक्स के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम मोशन ग्राफिक्स करेंगे और मोशन ग्राफिक्स करने का फ़ायदा क्या होता है और हमारे मोशन ग्राफिक्स के टोटल कितने लेक्चर्स होंगे। दोस्तों आज से हम प्रॉपर मोशन ग्राफिक्स के ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ फोटोशॉप के अंदर काम करेंगे और फोटोशॉप के अंदर हम ये सीखेंगे कि हमने अपने ग्राफिक्स बनाने कैसे हैं, उन ग्राफिक्स को हमने डिज़ाइन कैसे करना है। और कल वाले लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि उन बनाए गए ग्राफिक्स को हमने कार्टून एनिमेटर 4 के अंदर जाके उनकी मोशन कैसे करनी है, उनकी एनिमेशन कैसे करनी है। तो ये हो जाएगी मोशन ग्राफिक्स। तो चले मैं आपको ले चलता हूँ अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर। बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं। मैंने यहां पर फोटोशॉप को ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। मैं फोटोशॉप पोर्टेबल सीसी यूज़ कर रहा हूं। पोर्टेबल वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने डाउनलोड करना होता है, उन्हें ओपन किया और उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया। मैं फोटोशॉप पोर्टेबल यूज़ कर रहा हूं। आप फोटोशॉप का कंप्लीट जो वर्जन है वो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप या पीसी की हार्डवेयर को मद्देनज़र रखते हुए। तो मोशन ग्राफिक्स करने के लिए सबसे पहले तो हमें यह डिसाइड करना है कि हमें किस तरह के ग्राफिक्स को मोशन के अंदर लेके आना है। दोस्तों यहां पर दो मेथड इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि हम गूगल पे जाएं, यहां से बने बनाए ग्राफिक्स उठाएं, उन्हें फोटोशॉप के अंदर लेके आएं, थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करें, थोड़ा बहुत उन पे वर्क करें और उन्हें हम एनिमेट कर लें। और जो दूसरा मेथड है वो ये है कि हम खुद से कस्टम डिज़ाइन ड्रॉ करें और उन्हें हम एनिमेट करें। तो बहुत सारे दोस्त ये सोचेंगे कि यार पहले वाला जो मेथड है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, कि जिसमें हमारा वक्त भी बच रहा है और जिसमें हमारी मेहनत भी बच रही है। तो भैया मुझे एक सवाल का जवाब दें कि फ़र्ज़ करें आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है जो ये कहता है कि आपने गूगल से जाकर कोई भी चीज़ पिक नहीं करनी, आपने मेरी इमेजिनेशन को ड्रॉ करना है और उसे एनिमेट करना है। तो तब आप क्या करेंगे? तब आपके पास दो चॉइसेस होंगी। सबसे पहले नंबर पे आपके पास जो चॉइस होगी वो ये होगी कि आप खुद से कोई कस्टम डिज़ाइन ड्रॉ करें और दूसरे नंबर पे ये चॉइस होगी कि आप कोई डिज़ाइनर हायर करें और उसे इस काम के लिए पे करें। तो आपके लिए कौन सी चॉइस बेहतर रहेगी? तो मेरे ख्याल में खुद से डिज़ाइन को ड्रॉ करने वाली चॉइस ज़्यादा बेहतर है। इसकी रीज़न ये है कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रमूज़ो औकाफ आ जाएंगे। आपको पता होगा कि कोई कस्टम चीज़ अगर मजबूरी में ड्रॉ करनी पड़ती है तो उसे कैसे ड्रॉ करना है, उसे कैसे आपने डिज़ाइन करना है। और दूसरे नंबर पे ऑफ कोर्स आपके पैसे बचेंगे। तो ये तरीका ज़्यादा मुफीद है। तो ये तरीका इस्तेमाल करने के लिए हम दो सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है एडोबी इलस्ट्रेटर और दूसरा है फोटोशॉप, जिसका यूज़र इंटरफेस आप देख सकते हैं। अब फोटोशॉप के इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या होता है? अब फोटोशॉप किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर में चल जाता है, जबकि एडोबी इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक ख़ास किस्म का कंप्यूटर या फिर लैपटॉप बनवाना पड़ता है जिसके अंदर ग्राफिक्स अच्छे हों, जिसमें रैम वगैरह अच्छी हो, जिसमें हर चीज़ अच्छी हो, हार्डवेयर अच्छे लगे होने चाहिए। तो फोटोशॉप तो भाई कोड टू डू आपके पास हो उसमें भी चल जाएगा। तो मेरे ख्याल में फोटोशॉप जो है वो ज़्यादा बेहतर है। इसके जो बेसिक टूल्स हैं वो आपको जल्दी इस्तेमाल करना आ जाएंगे और इसका यूज़र इंटरफेस जो है वो भी काफ़ी सिंपल है। तो अब सबसे पहले तो हम ऐसे करते हैं कि हम कोई डिज़ाइन बाहर से लेकर आते हैं, उसे थोड़ा बहुत एडिट करते हैं और उसे अपनी एनिमेशन के लिए रेडी करते हैं। तो हम क्रोम पे जाते हैं, यहाँ पर हम सर्च करते हैं ग्राफिक्स। टूल्स पे गए, साइज हमने यहां पर लार्ज कर लिया और ये देखें ये सबसे पहले नंबर पे एक आ रहा है, इसे मैं ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद मैं ऐसे करता हूं सेव। ध्यान रखना है कि ये कहां पर सेव हो रहा है। आपने सेव कर दिया, अब राइट क्लिक करके इसको शो इन फोल्डर करते हैं और ये है, ठीक है, ये मेरे इस फोल्डर में पड़ा हुआ है। अब मैं फोटोशॉप पे जाता हूँ, फाइल में गया, ओपन पर गया, उसके बाद मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ और जिस फोल्डर में वो डाउनलोड हुआ था उसे मैं ओपन करता हूँ
और यहाँ पर इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर मेरे पास ये मुकम्मल एक डिज़ाइन आ चुका है। अब इस डिज़ाइन के अंदर आपको जितने भी एलिमेंट्स, जितनी भी शेप्स, जितने भी आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, अब इन तमाम आइकन्स को हमने इंडिविजुअली एनिमेट करना है। दोस्तों, अब इन सब को एनिमेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इन सब की अलग अलग लेयर्स बनानी पड़ेंगी। मतलब ये है कि अभी तो ये एक ही लेयर के अंदर ये सब पड़े हुए हैं, तो हमें इन सब की क्या करना पड़ेंगी, लेयर्स बनानी पड़ेंगी। इसे, ये जो आपको पीडीएफ वाला दिखाई दे रहा है ना, ये एरोप्लेन जो बना हुआ है कागज का, इसे हमें अलग से निकालना पड़ेगा। इसकी अलग लेयर बनानी पड़ेगी, इसकी अलग लेयर बनेगी और इन सब की अलग लेयर्स। मतलब यह है कि आपने जिस चीज को भी एनिमेट करना है आपको उसे एक अलग लेयर के अंदर रखना पड़ेगा। आपको यहां से उसे निकालना है और उसे एक अलग लेयर के अंदर लेकर जाना है और पीएनजी में सेव करके हमने उसको एनिमेशन के लिए क्या करना है, रेडी करना है। तो देखें, ये बहुत ही सिंपल है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे मैं काम करता हूँ आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है और अच्छी तरह से इस पर प्रैक्टिस करनी है। अपने कीबोर्ड पर आल्ट प्रेस करें। आल्ट प्रेस कर लिया। अब आल्ट प्रेस करने के बाद अपने माउस का जो स्क्रॉल वाला बटन है ना, जो व्हील है, उसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें तो ये क्या हो गया, ये जूम हो गया। अब मैं इसको थोड़ा मज़ीद जूम कर लेता हूँ। अब मैंने ये जो पहला पीडीएफ वाला है ना, ये इसे यहां से निकालना है, इसको मैंने अलग लेयर के अंदर रखना है। अब यहां पर आपने ध्यान रखना है, यहां पर जितनी भी लेयर्स होंगी यहां पर शो होंगी। तो अभी आपने सेलेक्ट करना है बैकग्राउंड वाली लेयर को। ऑफ कोर्स इसी को करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास एक ही लेयर पड़ी हुई है। तो पॉलीगोनल लेसर टूल लेना है आपने यहां से। ये देखें, ये पॉलीगोनल लेसर टूल है। तीसरे नंबर पर इसे ओपन करेंगे और यहां पर भी तीसरे नंबर पर आपको मिल जाएगा पॉलीगोनल लेसर टूल और इसे मज़ीद आपने जूम कर लेना है। अगर आपने सफाई के साथ काम करना है तो फुल जूम करके करें। यहां तक जूम कर लेंगे इसके पिक्सल जो हैं वो फटने लग जाएं। आपने पहले यहां पर क्लिक करना है, उसके बाद यहां पर, और जहां जहां से आपने इसको मूव देना है ना, वहां पर आपको इसे लाजमी क्लिक करना पड़ेगा एक बार माउस के लेफ्ट बटन से। और इनफैक्ट मैं इसका एरिया सेलेक्ट कर रहा हूं। सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं इसको एक अलग लेयर के अंदर लेके जाऊंगा, इसकी अलग लेयर बन जाएगी। आपने बहुत अच्छे से और एहतियात के साथ इसकी सिलेक्शन करनी है। जितनी ज़्यादा अच्छी सिलेक्शन होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। देखें, ये सेलेक्ट कर लिया। अब राइट क्लिक करना है और लेयर वाई कट कर देना है। ये देखें, यहां पर एक नई लेयर ऐड हो चुकी है। बैकग्राउंड वाली लेयर को हम हाइड करेंगे तो ये देखें हमारे पास सिर्फ ये ही बच गया है। ठीक है, अब हम दोबारा से, फिलहाल इसको हम हाइड कर देते हैं। अब अपनी बैकग्राउंड वाली जो हमारी मेन लेयर है उसे सेलेक्ट करते हैं अनहाइड करके, और अब ये जो दूसरे नंबर पे जो जेपीजी लिखा हुआ है जिस पर, अब इसे सेलेक्ट करके इसकी भी हम एक अलग लेयर बनाते हैं। इसकी भी सिलेक्शन आपने ज़रा एहतियात के साथ करनी है। यहां से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं काम की चीज़ आपको बताने जा रहा हूं। अब देखें, आपने यहाँ पर अच्छे से इसकी सिलेक्शन कर ली, इसके सारे एरिया को आपने सेलेक्ट कर लिया। अब देखें, आप अगर इसके एजेस को स्मूथ करना चाहते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, रिफाइन एज पे जाएं और यहाँ पर आप हल्का सा स्मूथ कर दें, 10 या 11% तक कर दें। स्मूथ करने के बाद आपने क्या करना है, फिर वही तरीका है, राइट क्लिक करें और लेयर वाई
कट कर दें। याद रहे कि आपने जब भी किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है और लेयर में कट करना है तो आपकी जो बैकग्राउंड वाली जो आपकी मेन लेयर है वो सिलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये भी एक अलग लेयर के अंदर आ चुका है। अब इसे भी हाइड करते हैं, बैकग्राउंड वाली जो मेन लेयर है उसको अनहाइड करते हैं। अब यहाँ पर से दो ख़त्म हो चुके हैं, मतलब ये एक सेपरेट लेयर में जो हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब दोस्तों अंडरस्टूड सी बात है कि अब इनको हमने अलग लेयर में तो कर लिया, यहाँ से जब हमने निकाला है इन्हें तो ये एक अलग कलर पीछे छोड़ गए हैं। जितना एरिया हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था वो तमाम का तमाम एरिया एक सेपरेट कलर में बन चुका है, जो कि बहुत ही बुरा लग रहा है। तो हमें इस कलर को क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग करना है, बैकग्राउंड के साथ इसको मिला देना है। अब क्या करेंगे, आप इस वाले एरिया को सिलेक्ट करें। अब सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो आपने यहां पर ध्यान करना है कि ये कौन सी लेयर यहां पर सिलेक्ट है। तो भाई बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करना है आपने यहां पर, ठीक है। बैकग्राउंड वाली जो हमारी मेन लेयर है उसे सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, फिल पे जाना है। अब यहां पर दो तरीके हैं, या तो हम ये वाला कलर पिक करके इसको ओके कर दें, ये फिल हो गया। और अगर यहां पर ये बैकग्राउंड मल्टी कलर्स का हो तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने कंटेंट अवेयर कर देना है। देखें अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक है, क्योंकि इसमें ये कलर भी आ रहा है, ये कलर भी आ रहा है बैकग्राउंड में और ये भी आ रहा है, तो मतलब मल्टी कलर्स हैं। तो अब क्या करेंगे, फिल पे जाएंगे, कंटेंट अवेयर करके देखेंगे। ये देखें जैसे ही कंटेंट अवेयर किया तो उसने उसको ख़त्म कर दिया। अब ये हमारे पास बच गया, तो अब इसको कैसे ख़त्म करेंगे। इन्हें भी या तो कंटेंट अवेयर कर सकते हैं, और अगर कलर आपका मल्टी कलर नहीं है, बैकग्राउंड का एक ही कलर है, तो आप राइट क्लिक करके फिल पे जाएं और आप कलर पिक करें और कलर कर दें। उसके बाद फिर ये वाला एरिया सेलेक्ट करें जो वाइट में आ रहा है, उससे आप फिल पे जाएं, कलर पे जाएं और वाइट कलर कर दें। अब बाकी रह गया ये वाला, इसे भी इस तरह करना है और फिल पे जाएं, यहाँ से कलर पे जाएं और कलर पिक करें। ये आई ड्रॉपर टूल है, ये जो आपको टूल नज़र आ रहा है ना इस टाइम घूमता हुआ, इसको आई ड्रॉपर टूल बोलते होते हैं। ये कोई भी कलर पिक करने के लिए होता है। और इसी तरह से आपने इसके साथ भी कर लेना है, ठीक है। देखें अब जूम आउट करता हूं और यहां पर देखें ये क्या हो गया, हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल जो बैकग्राउंड था वो बिल्कुल इक्वल हो चुका है। मतलब ये है कि ये जो हमने यहां पर ये शेप्स हमने निकाली हैं, यहां पर ये जो एलिमेंट्स हमने यहां पर निकाले हैं, अब इन एलिमेंट्स को जब हम एनिमेट करेंगे तो इस बैकग्राउंड को पहले लेके जाएंगे। ये बैकग्राउंड पहले हम लेके जाएंगे और इस बैकग्राउंड पे इनको एनिमेट करेंगे, ठीक है। तो अब इसी मेथड के साथ आपने क्या करना है, ये जो आपको यहाँ पर आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, इन आइकन्स को भी आपने यहाँ पर निकाल लेना है, ठीक है। तो इन आइकन्स को भी आपने बिल्कुल इसी मेथड के साथ निकालना है, जैसे ये हमने PDF और JPG वाले दो एलिमेंट्स निकाले हैं यहाँ पर से, ठीक है। तो इसी तरह से आपने इन आइकन्स को भी यहाँ से अलग लेयर के अंदर लेके जाना है, ठीक है। अब जनाब देखें ये तो हो गया एक मेथड। आपने इनको सेव कर लेना है PNG में। पहले वाले को, बाकी सबको हाइड कर दें और इस वाले को अनहाइड कर दें। सबसे पहली लेयर को अनहाइड कर दें,
फाइल पे जाएं, सेव एज पे जाएं, यहाँ से आप फॉर्मेट सेलेक्ट करें पीएनजी, और यहाँ पर हम एक फोल्डर बना लेते हैं लेयर्स का। ये है नंबर 1 और ओके कर दिया। ये पीएनजी में सेव हो गया। अब फॉर्मेट जो है आपने देना है ना, वो पीएनजी का देना है। अब दूसरी लेयर को अनहाइड करते हैं, अब पहली वाली को हाइड कर देते हैं और इसे भी हम फाइल में जाके सेव एज और पीएनजी सेलेक्ट करके और लेयर्स में जाते हैं और यहाँ पर हम नाम देते हैं 2 का और हम इसको कर देते हैं सेव। भाई एक तो तरीका ये हो गया कि आपने एक बना बनाया डिज़ाइन उठाया, ठीक है, उस डिज़ाइन में से आपने काम की चीज़ें पिक कर ली, उन्हें अलग लेयर के अंदर कन्वर्ट कर दिया और पीएनजी में सेव करके आपने एनिमेशन के लिए रेडी कर दिया। अब हमने इन्हें जो पीएनजी में सेव कर लिया है, अब वो एनिमेशन के लिए रेडी हो चुके हैं। अब हम अपने एनिमेशन के सॉफ्टवेयर में ले जाकर उन्हें एनिमेट कर सकते हैं और वो कल वाले लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमने उनको एनिमेट कैसे करना है। अब दूसरा मैं आपको तरीका बताता हूँ। इन्हें तो हमने यहाँ से अलग लेयर्स के अंदर निकाल लिया है। अब मैं क्लोज करता हूँ, दोबारा से उसी डिज़ाइन को क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। ये देखें, इस डिज़ाइन को ओपन कर लिया। अब बात यह है कि हमने इनको दोबारा से डिज़ाइन करना है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी ये बने हुए हैं। इनको हमने अच्छी क्वालिटी के अंदर डिज़ाइन करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके उसके बाद हम इनकी सिलेक्शन करेंगे जैसे पहले की थी। मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं, लेकिन आपने जूम करके एहतियात के साथ करना है। देखें, अब इसकी सिलेक्शन कर ली। अब क्या करना है? अब लेयर वाइज कट करना है। बैकग्राउंड वाली लेयर को हाइड कर दें और इस वाली लेयर को अनहाइड ही रहने दें। अब क्या करना है? अब ये मूव टूल लें और इसको यहां पर दरमियान में रख दें। दरमियान में रखने के बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करें, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करें और इसे कॉर्नर से पकड़ के ना आप बड़ा कर दें। अब देखें, अब बड़ा जैसे ही हमने किया है तो इसके पिक्सल्स फट गए हैं, इसकी क्वालिटी जो है वो डाउन हो चुकी है। दोस्तों, अब इसको बड़ा करने का मकसद क्या है? इसे दोबारा से रीडिज़ाइन करने का क्या मकसद है? आपको ऐसा तब करना पड़ेगा जब आपने कोई डिज़ाइन उठाया है और उसकी क्वालिटी लो है, लेकिन आपको वो डिज़ाइन पसंद है लेकिन क्वालिटी इसकी ख़राब है। तो आप क्या करेंगे भाई? आप उसको फोटोशॉप में ले जाकर उसकी अलग लेयर निकाल के उसे दोबारा से पॉलीगोनल लेसर टूल की मदद से ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है? अब इसके जितने हिस्सों में अलग अलग कलर्स आ रहे हैं उन सबको हमने अलग से ड्रॉ करना है। मतलब इस कलर को अलग से, इस कलर की सिलेक्शन अलग से करके करना है और इनको फिल कर देंगे। मतलब कि इस कलर की सिलेक्शन करके इसको फिल कर देंगे, इस कलर की सिलेक्शन करके फिल कर देंगे, इस कलर के एरिया को सिलेक्ट करके इसको हम फिल कर देंगे। सबसे पहले हम इसे करते हैं। तो हमें ये एरिया सिलेक्ट करना है, इस कलर वाला। थोड़ा एहतियात के साथ आपने कोशिश करना है कि जहाँ से आप मूव दें वहाँ पर ज़्यादा कट ना लगें, वहाँ पर ज़्यादा कॉर्नर ना बने, वो बिल्कुल गुलाई में होने चाहिए। तो गुलाई में करने के लिए आप इसको जितना हो सकता है जूम कर लें, फिर सफाई के साथ आपका काम हो जाएगा। देखें, ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं फिल पे जाता हूँ। फिल पे जाने के बाद मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। और उसके बाद ये वाला रह गया। यार, इसको ख़त्म करने के लिए डबल क्लिक करेंगे तेज़ी के साथ, ओके कर दें, ख़त्म हो जाएगा। दोबारा से मैं अब इस एरिया को सेलेक्ट करता हूँ। ये एरिया आपने यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना अच्छे से।
अब राइट क्लिक करके फिल पे जाता हूँ और ये वाला कलर पिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है जी। अब आप खुद देख सकते हैं कि क्वालिटी कितनी इम्प्रूव हो चुकी है। अब ऐसे समझ लें कि हम खुद से ये हम डिज़ाइन कर रहे हैं। हमने सिर्फ एक रेफरेंस इमेज ली है पीछे से और उस रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग अब खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं। क्योंकि ये एरिया हमने फिल कर दिया तो वो एक अलग से मतलब समझ लो कि डिज़ाइन बन गया। हमने सिर्फ इंस्पिरेशन ली थी पहले वाले डिज़ाइन से, जबकि ड्रॉ हमने खुद से किया है। तो ये हमारी एक अच्छी अचीवमेंट है। और उसके बाद इस वाले एरिया को भी सेलेक्ट करते हैं। इनफैक्ट आप इसमें साथ कस्टम डिज़ाइनिंग भी सीखते जा रहे हैं, जो कि हमारा दूसरा मेथड था। अब वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं रही। इसी तरीके के साथ आपने कस्टम डिज़ाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ पर तो हम रेफरेंस इमेज रख के कर रहे हैं। अगर आपके पास रेफरेंस इमेज नहीं है, आपके जहन में है, तो आप अपने जहन के मुताबिक इसी पॉलीगॉनल लेसर टूल की मदद से यहाँ पर कस्टम डिज़ाइन बना सकते हैं। अच्छा जी, अब ये वाला एरिया है। अज़ानें शुरू हो गई हैं। अभी मैं कोशिश करूँगा थोड़ा कम बोलूँ, अज़ानें जैसे कंप्लीट होती हैं फिर। तो बस आपने ध्यान से देखते जाना है मैं क्या कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
देखें फ्रेंड्स, अब हमने पहले जो इस बैकग्राउंड में से ये शेप निकाल के उसकी अलग लेयर बना के जो सेव किया था, उसमें और इस वाले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन दोनों की क्वालिटीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोस्तों, ये मेथड दोनों कामों के लिए मुफीद साबित हो गया। मतलब कि हम इस मेथड के साथ कोई नया डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं और पहले से बने हुए डिज़ाइन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं इस पॉलीगनल लेसर टूल की मदद से। ठीक है, अब होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप ये देखें, ये जो टी लिखा हुआ है इस टी पे जाएं, हॉरिजेंटल टाइप टूल लें और जहाँ पर लिखना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक कर दें और यहाँ पर आप PNG टाइप कर दें। इसे सेलेक्ट करें। अगर कलर चेंज करना है तो इसे सेलेक्ट करें, यहाँ से आप वाइट कलर ले लें क्योंकि उसमें भी वाइट कलर था। तो अब फॉन्ट भी चेंज करना है तो दोबारा से सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब अगर इसका साइज़ आपने बड़ा करना है तो दोबारा टी पे जाएं, हॉरिजेंटल टाइप टूल पे जाएं और इसे सेलेक्ट करें और यहाँ पर से इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर लें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 72 PT जो है ये फाइनल साइज़ है, इससे बड़ा नहीं कर पा रहे। अगर आप इससे भी बड़ा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, Ctrl+T प्रेस करें। Ctrl+T प्रेस किए रखें, उसके बाद आप यहाँ से इसको कॉर्नर से पकड़कर बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लग रहा। दोस्तों, अब इसको भी हम क्या करते हैं कि सेव कर लेते हैं PNG में। सेव एज PNG। लेयर्स में गए और ये तीसरे नंबर पे इसको रख दिया। अब जो पहले नंबर पे, अब ये जो है ना दूसरे नंबर पे, ये भी सेम है और अभी जो सेव कर रहे हैं ये भी सेम है, लेकिन वो हमने वैसे ही लेयर कट करके सेपरेट उसको सेव कर लिया था। उस पर हमने खुद से डिज़ाइन नहीं किया था, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं किया था। लेकिन इसको हमने अलग से लेयर इसकी बना के, ये समझ लें कि ये जो हमारे पास इसमें से हमने ये जो लेयर निकाली थी और इसको यहाँ पर बड़ा किया था दरमियान में रख के, इसने एक रेफरेंस के तौर पर काम सर अंजाम दिया, एज अ रेफरेंस काम अदा किया। ठीक है, और उस रेफरेंस की मदद से हमने क्या किया कि उसको रीडिज़ाइन कर लिया और उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। दोस्तों, इसी तरह से आपने कस्टम शेप्स क्रिएट कर लेनी है, अपने एलिमेंट्स बना लेने हैं, आइकन्स क्रिएट कर लेने हैं और उन सबको PNG में आपने सेव कर लेना है। PNG का मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, कि मतलब इसका बैकग्राउंड नहीं है, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। यही चीज़ हमें शो होगी बस, जो है जो हमारी मेन चीज़ है, बस मेन ऑब्जेक्ट शो होगा, मेन जो हमारे पास आइटम है वो शो होगा। पीछे उसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल इम्प्टी है, ट्रांसपेरेंट है। इसे जब किसी नई लेयर के ऊपर रखेंगे किसी सॉफ्टवेयर में जाकर, तो पीछे बैकग्राउंड शो नहीं होगा, जो पहले उसकी ऑलरेडी लेयर पड़ी होगी वो पीछे इसकी शो होगी। और ये हमारे पास, ये हमारा कस्टम जो डिज़ाइन है, जो मेन हमारा यहाँ पर एलिमेंट पड़ा है, वो हमारे पास शो होगा। तो आई होप आपको PNG का पता चल गया होगा। तो JPG कौन सी पिक्स होती हैं, जो हम मोबाइल फ़ोन से कैप्चर करते हैं अपने नॉर्मल कैमरे से, वो JPG में होती हैं, जो विद बैकग्राउंड होती हैं। समझ लो कि हमारा मेन टारगेट तो खड़ा हुआ है, जिसको हम कैप्चर कर रहे हैं, जिसकी फ़ोटो हम क्लिक कर रहे हैं, लेकिन उस फोटो के पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड भी होगा। किसी जंगल का बैकग्राउंड होगा, किसी घर का बैकग्राउंड होगा, किसी रूम का बैकग्राउंड होगा, कोई भी बैकग्राउंड होगा। तो वो क्या है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो JPG में है। ठीक है, और जब हम अपने मेन ऑब्जेक्ट को निकाल के एक अलग लेयर के अंदर कर लेंगे और बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे तो वो PNG में हो जाएगा। आई होप कि आपको PNG और JPG में फ़र्क वाजे हो गया होगा। खैर, यहाँ पर जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो था एक कस्टम डिज़ाइन क्रिएट करना, या फिर ऑलरेडी बने हुए डिज़ाइन को गूगल से उठाकर उसे एनिमेशन के लिए रेडी करना। तो हम दोनों काम कर चुके हैं। दोनों काम इस तरह से कर चुके हैं कि पॉलीगनल लेसर टूल की मदद से ही हम ऑलरेडी बने हुए डिज़ाइन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, उसे रीडिज़ाइन करके, और इसी की मदद से हम कोई अपना कस्टम डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे।
और उसे कोई भी कलर दे देंगे अपनी मर्ज़ी का। ठीक है जी, तो ये तरीका है। किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर लेयर्स को अगर आपने रीनेम करना है तो आप डबल क्लिक करें, रीनेम भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप लेयर्स को डिलीट करना चाहते हैं तो लेयर को सिलेक्ट करें और डिलीट करें। चलें जी, अज़ानें शुरू हो गई हैं, इसको अब वाइंड अप करते हैं। तो कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम मोशन ग्राफिक्स के बारे में बात करेंगे, मोशन ग्राफिक्स सीखेंगे। और ये जो हमने आइकन्स यहाँ पर शेप्स बनाई हैं या इनको सेव किया PNG में, इन्हीं को हम एनिमेट करेंगे।